अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता भले ही तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा हो, लेकिन इससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। अगर मकसद ईरान की सत्ता बदलना या उसकी सैन्य ताकत कमजोर करना था, तो हालात देखकर लगता है कि ईरान पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उभरा है। इस पूरे संघर्ष में ईरान ने एक बड़ी रणनीतिक ताकत की अहमियत दुनिया को दिखा दी है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए यहाँ पैदा हुआ तनाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों को भी अब अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। दुनिया में यह संदेश गया है कि अमेरिका के पास सैन्य ताकत तो है, लेकिन लंबे संघर्ष में उतरने की इच्छा पहले जैसी मजबूत नहीं दिखती। समझौते के बाद बाजारों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन निवेशकों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पहले जहां बाजार बड़े संकट की आशंका को कीमतों में शामिल कर रहे थे, अब वे अनिश्चितता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि सप्लाई बढ़ने से आगे चलकर तेल की भरमार हो सकती है, जबकि कई ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सप्लाई सामान्य होने में समय लगेगा और निकट अवधि में कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। तेल टैंकरों की बढ़ी लागत, समुद्री मार्गों में आई रुकावटें और दुनिया भर में घटे हुए भंडारीय संकेत देते हैं कि ऊर्जा बाजार की रिकवरी आसान नहीं होगी। हालात धीरे धीरे सुधरेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में इसका असर अलग दिखाई देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने का असर भारत पर भी पड़ा था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से खुद को ढाल लिया। रास्ता खुलने के बाद शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार और रुपए में राहत देखने को मिली। सस्ते कच्चे तेल से भारत को कई मोर्चों पर फायदा हो सकता है। इससे महंगाई पर दबाव कम होगा, चालू खाते का घाटा नियंत्रित रह सकता है और कंपनियों की मुनाफाखोरी बेहतर हो सकती है। अगर तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आती है, तो इसका सीधा असर महंगाई और ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के निवेशक अब तेल, महंगाई और केंद्रीय बैंकों की नीतियों को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उसका रुख सख्त बना हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब वो भविष्य की नीतियों को लेकर पहले जितने स्पष्ट संकेत नहीं दे रहा, जिससे अनिश्चितता बढ़ गई है। पहले निवेशक ये सोचते थे कि फेडरल रिजर्व क्या करेगा, लेकिन अब वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बयान का असली मतलब क्या है और भविष्य में वो अपने ही संकेतों को कैसे बदल सकता है। भारत में कच्चे तेल की नरमी से आरबीआई को कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन एल नीनो का खतरा अभी भी बना हुआ है। कमजोर मॉनसून खाद्य महंगाई को बढ़ा सकता है और ब्याज दरों से जुड़े समीकरण बदल सकता है। कम ब्याज दरों को लेकर यह बहस भी तेज हो रही है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को नहीं बल्कि एसेट मार्केट को मिलता है। ऐसे में भविष्य में ब्याज दरों को लेकर फैसले और भी ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर निवेशकों का उत्साह अभी भी बरकरार है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन को लेकर सवाल भी बढ़ रहे हैं। बाजार में तेजी के साथ साथ उतार चढ़ाव की आशंका भी बनी हुई है। स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को लेकर निवेशकों की उम्मीदें बेहद ऊंची हैं और उनकी वैल्यूएशन ये दिखाती है कि निवेशक भविष्य की संभावनाओं के लिए आज बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। आने वाले महीनों में जब लॉक इन अवधि खत्म होगी और कुछ निवेशकों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तब यह साफ होगा कि मौजूदा वैल्यूएशन वास्तव में टिकाऊ है या नहीं। एआई इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां भी अब ये समझ रही हैं कि केवल तकनीक होना काफी नहीं है, उससे लगातार कमाई करना भी उतना ही जरूरी है। यानी भविष्य की असली चुनौती प्राइसिंग पावर साबित करने की होगी। भारत के लिए स्पेसएक्स की कर्सर से जुड़ी रणनीति और एक्सेंचर की गाइडेंस ये संकेत देती है कि आईटी सेक्टर के सामने कुछ चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। वैश्विक खर्च में नरमी का असर भारतीय टेक कंपनियों पर पड़ सकता है। एंथ्रोपिक द्वारा क्लाउड बेस्ड कुछ सेवाओं को बंद करने का फैसला ये याद दिलाता है कि केवल दूसरे देशों की तकनीक पर निर्भर रहना रिस्की हो सकता है। भारत को नकल नहीं बल्कि खुद के इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अच्छी बात यह है कि निवेशक भारत के डीप टेक भविष्य पर भरोसा दिखा रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, वैसे वैसे डेटा सेंटर, बिजली और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं की मांग तेजी से बढ़ सकती है। हॉर्मज़ संकट ने एक बार फिर ये दिखाया है कि हर बड़ा तेल संकट दुनिया को तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। ऊर्जा का भविष्य धीरे धीरे बिजली आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और सोलर एनर्जी इसकी सबसे मजबूत कड़ी बनती जा रही है। आने वाले वर्षों में इसका आर्थिक महत्व और बढ़ सकता है। डेटा सेंटर्स अब निवेश का नया बड़ा अवसर बनकर उभर रहे हैं। एआई और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग इनके लिए निजी बिजली ढांचे और नई ऊर्जा परियोजनाओं की जरूरत बढ़ा रही है।
जी वर्नोवा जैसी कंपनियां बढ़ती बिजली मांग और ऊर्जा परिवर्तन दोनों थीम का फायदा उठा सकती हैं। वहीं सोलर इंडस्ट्रीज ये दिखाती है कि रक्षा खर्च और भू राजनीतिक तनाव भी नए कारोबारी अवसर पैदा करते हैं। भारत का इथेनॉल कार्यक्रम चुनौतियों के बावजूद ये दिखाता है कि सरकारी नीतियां किस तरह नए निवेश अवसरों को जन्म दे सकती हैं और पूरे सेक्टर की दिशा बदल सकती हैं। और आखिर में तमाम आर्थिक और भू राजनीतिक घटनाओं के बीच हफ्ते की सबसे दिलचस्प बात रही लायनल मेसी का शानदार प्रदर्शन। ये याद दिलाता है कि क्लास और निरंतर उत्कृष्टता की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जबकि वित्तीय बाजारों की भविष्यवाणियां अक्सर बदलती रहती हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12 जून 2026 को समाप्त सप्ताह में करीब 10 अरब डॉलर घटकर 671.63 अरब डॉलर रह गया। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत लगभग 63.88 लाख करोड़ रुपए है। इससे पहले वाले सप्ताह में भी फॉरेक्स रिजर्व में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी। इस बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह गोल्ड रिजर्व का मूल्य कम होना रहा। आरबीआई के अनुसार सोने का भंडार 10.75 अरब डॉलर घटकर 103.82 अरब डॉलर रह गया। जून के शुरुआती 2 हफ्तों में सोने की कीमतों में करीब 7% की गिरावट आई थी, जिसका सीधा असर रिजर्व के मूल्यांकन पर पड़ा। राहत की बात यह रही कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, 84.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 544.29 अरब डॉलर पर पहुंच गए। वहीं एसडीआर और आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजीशन में मामूली गिरावट देखने को मिली। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी जीआरएसई को भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दे दिया है। ये कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन दक्षता और राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके अहम योगदान की बड़ी मान्यता मानी जा रही है। पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 1754 करोड़ रुपए से बढ़कर 7002 करोड़ रुपए और मुनाफा करीब 294% बढ़कर 748 करोड़ रुपए पहुंच गया। नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद जीआरएसई को बड़े निवेश और विस्तार योजनाओं में ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। कंपनी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के जरिए क्षमता बढ़ा रही है। साथ ही रक्षा निर्यात, वाणिज्यिक जहाज निर्माण और ग्रीन शिपिंग जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी वैश्विक मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी कर रही है। साइंट ने 720 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक के लिए लेटर ऑफ ऑफर जारी कर दिया है। कंपनी 1125 रुपए प्रति शेयर के भाव से 64 लाख इक्विटी शेयर वापस खरीदेगी, जबकि रिकॉर्ड डेट 17 जून 2026 तय की गई है और बायबैक 23 जून से 30 जून तक खुला रहेगा। छोटे निवेशकों के लिए एंटाइटलमेंट रेशियो 19 शेयर पर 2 शेयर का है, जबकि अन्य योग्य शेयर धारकों के लिए 14 शेयर पर 1 शेयर का अधिकार मिलेगा। ये बायबैक मौजूदा बाजार भाव 858 रुपए के मुकाबले प्रीमियम पर है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिगर माना जा रहा है। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में सबसे बड़ी डील देखने को मिली, जहां प्रमोटर्स ने कुल 5.13 लाख शेयर औसतन 1962 रुपए के भाव पर बेचकर करीब 101 करोड़ रुपए जुटाए। वहीं एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने लगभग 4 लाख शेयर खरीदकर 79 करोड़ रुपए का निवेश किया और कंपनी में 1.64% हिस्सेदारी हासिल की। अल्टीएस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में निपॉन लाइफ इंडिया ने 15.25 लाख यूनिट्स 165.9 रुपए प्रति यूनिट के भाव पर खरीदकर करीब 25.3 करोड़ रुपए का निवेश किया। दूसरी तरफ आस्क फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने इतनी ही यूनिट्स बेचकर अपनी हिस्सेदारी घटाई। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 32.6 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि वैनगार्ड ने ऑल कार्गो के 1.74 करोड़ शेयर बेचकर करीब 15 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी घटाई। यानी दिन भर की बड़ी डील्स में घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी और कुछ पुराने निवेशकों की मुनाफा वसूली दोनों देखने को मिली। आईपीओ बाजार में एक बार फिर रौनक लौटती दिख रही है, क्योंकि ब्लैकस्टोन समर्थित एजीएस हेल्थ और पीजीपी ग्लास को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियां मिलकर करीब 8,600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही हैं, जिससे प्राइमरी मार्केट में हलचल बढ़ सकती है। एजीएस हेल्थ अपने आईपीओ के जरिए करीब 4,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखती है, जबकि पीजीपी ग्लास करीब 4,100 करोड़ रुपए जुटा सकती है। खास बात यह है कि दोनों कंपनियों ने कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग रूट का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से आईपीओ लॉन्च करने में ज्यादा लचीलापन मिलता है। श्रेणी शेयर्स का आईपीओ फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का मिश्रण होगा। कंपनी 69 लाख नए शेयर जारी करेगी, जबकि मौजूदा निवेशक 82 लाख शेयर बेचेंगे। फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल, कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा।
दूसरी ओर SRIT IPO पूरी तरह फ्रेश इश्यू पर आधारित होगा, जिसके तहत 1.68 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी इस फंड का उपयोग कारोबार के आधुनिकीकरण, वर्किंग कैपिटल जरूरतों, संभावित अधिग्रहणों और भविष्य की ग्रोथ योजनाओं को गति देने में करेगी। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI म्यूचुअल फंड को सेबी से IPO की मंजूरी मिल गई है। करीब 13,000 करोड़ रुपए का ये IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें 20.37 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे और कंपनी में कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। इस IPO के जरिए प्रमोटर SBI और इसकी साझेदार अमुंडी इंडिया होल्डिंग अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे। फिलहाल SBI की 61.98% और फ्रांस की अमुंडी की 36.40% हिस्सेदारी है, जबकि दिसंबर 2025 तक SBI म्यूचुअल फंड का औसत AUM करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए था, जिससे ये देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी हुई है। RVNL को NMDC से 2,977 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी विशाखापट्टनम में 10 MTA क्षमता वाला ब्लेंडिंग यार्ड विकसित करेगी, जिससे NMDC की लॉजिस्टिक्स क्षमता मजबूत होगी और RVNL के ऑर्डर बुक को भी मजबूती मिलेगी। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को हाइपरनेक्स्ट के AI आधारित डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए 192 मेगावाट पावर सिस्टम का ऑर्डर मिला है। कंपनी 96 बैकअप पावर यूनिट्स लगाएगी, जिससे AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने इंटरनेशनल बैटरी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 20.47% कर दी है। ये कदम बताता है कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण से जुड़े बैटरी कारोबार में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है, जिसे भविष्य के बड़े ग्रोथ सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। IT सेक्टर में जारी बिकवाली का असर अब दिग्गज कंपनियों की वैल्यूएशन पर भी दिखने लगा है। TCS का प्रीमियम वैल्यूएशन घटकर लगभग विप्रो के स्तर के करीब पहुंच गया है, क्योंकि एक्सेंचर की कमजोर गाइडेंस के बाद पूरे सेक्टर की ग्रोथ को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। निफ्टी IT इस साल का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टोरल इंडेक्स बना हुआ है और अब तक करीब 28% टूट चुका है। ऐसे में निवेशक फिलहाल IT कंपनियों की तिमाही नतीजों और मैनेजमेंट की भविष्य की कमेंट्री पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को केंद्र सरकार ने नवरत्ना CPSE का दर्जा दे दिया है, जिसके बाद ये भारत की 28वीं नवरत्ना सरकारी कंपनी बन गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 59,400 करोड़ रुपए रहा, जो इसकी मजबूत कारोबारी स्थिति को दर्शाता है। नवरत्न का दर्जा मिलने से चेन्नई पेट्रोलियम को बड़े निवेश फैसले लेने में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। कंपनी बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकेगी। गुडलक इंडिया की सहायक कंपनी को रक्षा क्षेत्र से 255 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी भारतीय रक्षा जरूरतों के लिए 155 mm लंबी दूरी तक मार करने वाले गोले, लॉन्ग रेंज शेल्स की आपूर्ति करेगी, जिससे उसके डिफेंस कारोबार को नई मजबूती मिल सकती है। भारत फोर्ज को भारतीय नौसेना से 425 करोड़ रुपए का रक्षा अनुबंध हासिल हुआ है। कंपनी गैस टरबाइन जनरेटर की आपूर्ति करेगी, जो नौसेना के युद्धपोतों और महत्वपूर्ण समुद्री अभियानों में बिजली आपूर्ति के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। औरोबिंदो फार्मा की सहयोगी कंपनी यूजिया स्टेराइल्स के अमेरिकी प्लांट निरीक्षण के दौरान US FDA ने 5 ऑब्जर्वेशंस जारी किए हैं। इससे नियामकीय चिंताएं बढ़ी हैं और शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है। सोम डिस्टिलरीज को झटका लगा है, क्योंकि भोपाल प्लांट के लिए 2027 का एक्साइज लाइसेंस आवेदन खारिज कर दिया गया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में 12% से अधिक की तेज गिरावट दर्ज की गई। MK ग्लोबल को पाइन लैब्स में बड़ा भरोसा है। ब्रोकरेज ने 152 रुपए के मौजूदा भाव के मुकाबले 225 रुपए का टारगेट दिया है, यानी करीब 48% की संभावित तेजी। मजबूत डिवाइस बिजनेस और 25 से ज्यादा बड़े नए ग्राहकों की वजह से कंपनी की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। PL कैपिटल ने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर 504 रुपए का लक्ष्य दिया है, जो 358 रुपए के मौजूदा भाव से करीब 41% ऊपर है। ब्रोकरेज का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स की मजबूत डिमांड और B2B बिजनेस में सुधार से आने वाले वर्षों में मुनाफा तेजी से बढ़ सकता है। ICICI सिक्योरिटीज ने लेमन ट्री होटल्स पर 156 रुपए का टारगेट दिया है, जो 113 रुपए के भाव से करीब 38% की संभावित बढ़त दिखाता है। फ्लर होटल्स के डीमर्जर से निवेशकों को 2 अलग-अलग होटल बिजनेस में निवेश का मौका मिलेगा, जबकि बेहतर ऑक्यूपेंसी भविष्य की ग्रोथ को सहारा दे सकती है। अगले हफ्ते डिविडेंड पाने का आखिरी मौका है, क्योंकि 25 से ज्यादा कंपनियों की रिकॉर्ड डेट आने वाली है। 25 जून रिकॉर्ड डेट के लिए LIC ने 10 रुपए प्रति शेयर अंतिम डिविडेंड का ऐलान किया है। 23 जून रिकॉर्ड डेट वाली बड़ी कंपनियों में एशियन पेंट्स 23 रुपए प्रति शेयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर 22 रुपए प्रति शेयर, इंडियन होटल्स 3.25, आनंद राठी 5 रुपए और थायरोकेयर 7 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दे रही है।
25 जून एक्स डेट और 26 जून रिकॉर्ड डेट वाली कंपनियों में डॉक्टर लाल पैथ लैब्स 4 रुपए प्रति शेयर, निपॉन लाइफ एएमसी 12.5 रुपए प्रति शेयर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 25 रुपए प्रति शेयर, केयर रेटिंग्स 14 रुपए, इंडस इंड बैंक 1.5 रुपए और सिंजीन इंटरनेशनल 1.25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने जा रही है। एलाइड ब्लेंडर्स, अल्काइल एमाइंस, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सोना बीएलडब्ल्यू, यूफ्लेक्स, वैभव ग्लोबल और विशाखा इंडस्ट्रीज समेत कई कंपनियां भी डिविडेंड बांट रही हैं। इसलिए जिन निवेशकों के पास ये शेयर हैं, उन्हें अपनी होल्डिंग और एक्स डेट जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज इस सूची में सबसे अधिक 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दे रही है, जबकि एशियन पेंट्स और एचयूएल भी क्रमशः 23 रुपए और 22 रुपए प्रति शेयर के आकर्षक डिविडेंड के साथ निवेशकों के रडार पर है। 24 जून रिकॉर्ड डेट वाली कंपनियों में शंकरा बिल्ड प्रो 5 रुपए प्रति शेयर और व्हील्स इंडिया 9.14 रुपए प्रति शेयर अंतिम डिविडेंड देने जा रही है। मावाना सुगर्स ने 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसकी 25 जून एक्स डेट और 26 जून रिकॉर्ड डेट तय की गई है, यानी निवेशकों को तारीखों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगले हफ्ते 24 जून 2026 निवेशकों के लिए बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि 2 कंपनियों के बोनस शेयर और एक कंपनी के बायबैक की रिकॉर्ड डेट इसी दिन पड़ रही है। रिकॉर्ड डेट तक शेयर रखने वाले निवेशकों को ही इन कॉर्पोरेट एक्शंस का फायदा मिलेगा। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया ने 5.1 बोनस इशू का ऐलान किया है, यानी रिकॉर्ड डेट पर आपके पास एक शेयर होगा तो उसके बदले 5 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी ने इसके लिए 24 जून 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। कोटक इंडस्ट्रीज निवेशकों को और बड़ा तोहफा दे रही है। कंपनी 10.1 बोनस इशू लाएगी, यानी एक शेयर रखने पर 10 नए बोनस शेयर मुफ्त मिलेंगे। इसके लिए भी 24 जून 2026 रिकॉर्ड डेट निर्धारित की गई है। बजाज ऑटो ने अपने शेयर बायबैक के लिए 24 जून को रिकॉर्ड डेट तय की है। कंपनी 12,000 रुपए प्रति शेयर के भाव से अधिकतम 46.94 लाख इक्विटी शेयर वापस खरीदेगी, जिसका कुल साइज 5,632